इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। as suggested by Mr. Ramvilas Paswan and Mr. Nitish Kumar. देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी। श्री रामविलास पासवान जी ने कहा अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ती चली जा रही कि केसरी जी की आदत है इसी प्रकार की बात वो बोलते रहते हैं और हम लोगों ने एक नहीं अनेक कारण गिनाए। हर सवाल पर वो मौन धारण किए रहते हैं। कहां किस आधार पर होगा, उसका क्या रैशनल होगा। इस देश में लंबे समय से आरक्षण पर चर्चा चल रही। सरकार ने तात्कालिक तौर पर तमिलनाडु की स्थिति को ध्यान में रख करके वहां के एक विधेयक को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया है। इससे समस्या का समाधान तात्कालिक तौर पर तमिलनाडु में हो सकता है, वहां की स्थिति शांत हो सकती है। वहां के सभी पार्टी के लोगों ने मांग की है, लेकिन जो देश भर में इस सवाल को लेकर के विवाद है और बहस छिड़ी हुई है, उस समस्या का निराकरण निकालने में सरकार की कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। संविधान का संशोधन रोज की घटना नहीं होनी चाहिए। एक बार जब संविधान का संशोधन किया जाए तो एक मामले को लेकर के नहीं, बल्कि पूरे मामले पर आरक्षण का जितना जो एक विस्तृत आयाम है, इस सवाल पर जितने भी विवाद उभर करके सामने आए हैं और जितनी भी संविधान में कमियां हैं इस दृष्टि से, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए एक बार ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिए था। आज तमिलनाडु के लिए एक बिल ला दिया गया, कल कर्नाटक के लिए कोई बिल लाया जाएगा, परसों किसी और राज्य के लिए लाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की बिल्कुल ही एक अदूरदर्शितापूर्ण नीति है और सरकार की कोई दिलचस्पी इस सवाल पर सार्थक बहस चला करके उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाने की नहीं है। इस देश में बहस चली है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आरक्षण की सीमा 50% की होगी और इस फैसले के चलते, इस व्याख्या के चलते आज पूरे देश में एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है जो चिंताजनक है। किसी भी स्थिति में इससे अधिक हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं, कोई भी राज्य सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे, नहीं दे सकते हैं, जबकि स्थिति बदल रही। अभी श्री रामविलास पासवान जी ने कहा अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ती चली जा रही। दूसरी तरफ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके अंदर भी आक्रोश की भावना बढ़ती चली जा रही है कि उनको जितना स्थान मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। इसके साथ ही साथ सभी पार्टी के लोगों ने यह कहा, जब विवाद चला था आरक्षण का, तो यह कहा कि जो ऊंची जात के गरीब लोग हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे 5 से 10% तक, उसके लिए भी उस सीमा को बढ़ाया जाना जरूरी है। तीसरी बात यह हुई है कि जो एज रिलैक्सेशन का सवाल आया है और उसके चलते जो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है सामने, उसने हम लोगों की आंख खोल दी है। यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, मैंने कुछ दिन पहले इस सदन में सवाल को उठाया और जो समाचार पत्रों में आंकड़े छपे थे उसके आधार पर हम लोगों ने साबित किया कि जो भी आरक्षण दिया गया है वह आरक्षण देने की मंशा साफ नहीं है। नंबर 1 जो आरक्षण अभी भी दिया जा रहा है उसमें यह है कि जो पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है तो जो मेरिट के आधार पर भी चले आते हैं उनको भी पिछड़े वर्ग की श्रेणी में डाल दिया जाता है, जबकि यह एक विशेष अवसर का सिद्धांत है। इसमें जो जनरल कैटेगरी में कंपीट नहीं कर सकेंगे उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक तरह से जो व्याख्या हो रही है आज आरक्षण की, वह व्याख्या होने के चलते यह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं है, बल्कि यह गैर पिछड़े वर्ग, गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 50% आरक्षण होकर के ये रह गया। इसलिए यह स्थिति बदलनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो विवाद चल रहा है देश में हर तरफ से, तो एक बार इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। तो यह भी इस सिद्धांत पर बहस होनी चाहिए और इन तमाम विषयों पर एक साथ विचार होना चाहिए। आरक्षण देने की इनकी नीयत कितनी स्पष्ट है। हमने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि एज रिलैक्सेशन होना चाहिए,
जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पहली बार मौका मिला है मंडल कमीशन लागू होने के लिए, और हम लोगों ने एक नहीं अनेक कारण गिनाए। हम लोगों ने कारण गिनाया कि सबसे पहले 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इसको लागू किया था। अगर कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई होती तो यह लागू हो गया होता 1990 में, और आज 4 वर्षों से लोगों को इसका लाभ मिला होता। तो उसके चलते एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। उनका कोई कसूर नहीं है। जो 4 वर्ष पहले एलिजिबल थे, आज वो एलिजिबल नहीं रह रहे, उनका कसूर नहीं है। दूसरी बात हम लोगों ने कही थी कि यूपीएससी की परीक्षाओं में 9 वर्ग है जिनको की आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। जितने भी वर्ग है जिनको आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन की सुविधा मिली हुई है। सिर्फ ओबीसी को एज रिलैक्सेशन की सुविधा नहीं मिली है। तो इस आधार पर हम लोगों ने वकालत की थी। और अंत में हम लोगों ने कहा था, जब चिट्ठी लिखी हमने प्रधानमंत्री को, तो उसका जवाब आया कार्मिक राज्य मंत्री की तरफ से, और उन्होंने कहा यह पहली बार लागू हुआ है और इसको देखना पड़ेगा कि इसमें आगे इसके अमल में क्या इसका नतीजा सामने आता है। तो नतीजा सामने आ गया। जो पहली बार इसको लागू किया गया तो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मात्र 12.25% निकल पाए हैं। वैसी स्थिति में 27% आरक्षण का भी कोटा नहीं भरने वाला है। तो ये सरकार की बदनीयती का द्योतक है। हम इस सवाल को इसलिए अभी आपके सामने इस चर्चा के दौरान उठा रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। एक जगह हंगामा हुआ, उसको लेकर के एक विधेयक आ गया, लेकिन जो पूरे आरक्षण का ये मामला है, चाहे प्रमोशन का मामला हो, प्रमोशन में मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या के चलते जो असुविधा उत्पन्न हो रही है, या इस प्रकार से दूसरे जो तमाम मामले हैं, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में नौकरियां और सरकारी नौकरियां सिमटती चली जा रही है। सारा उद्योग धंधा प्राइवेट सेक्टर को सुपुर्द किया जा रहा है। वैसी स्थिति में एक तरफ से दे करके दूसरे तरफ से छीनने के समान है आज ये कहना कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में हम आरक्षण देंगे। दूसरी तरफ उदारीकरण की नीति के चलते निजीकरण हो रहा है, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, और यही नहीं, सरकार का, राज्य का अपना व्यापार है कई प्रकार की संस्थाओं के साथ, वो भी आरक्षण के दायरे में नहीं लाए गए। अब रेलवे में जो मजदूर काम करते थे उनको हटा करके ठेके पर काम दिया जाएगा, और उनके लिए भी आरक्षण को मानना जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तमाम लोगों के लिए पूरे प्राइवेट सेक्टर में इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर विचार करके जो आज विवाद छिड़ा हुआ है, बहस छिड़ी हुई है, इन सभी बातों पर विचार करके एक राष्ट्रीय आरक्षण नीति बननी चाहिए थी। अब उसके लिए कहां किस आधार पर होगा, उसका क्या रैशनल होगा, आरक्षण का क्या अनुपात होगा, इन सभी चीजों पर एक बार सभी दलों के साथ मिलकर के बातचीत करके, बहस करके एक नतीजे पर आकर के एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आना चाहिए था आरक्षण के संबंध में। उसको सरकार लाना नहीं चाहती है क्योंकि इनकी दिलचस्पी आरक्षण देने की नहीं है। इनकी दिलचस्पी है कि कोई सवाल उठ खड़ा हुआ तो उस सवाल के समाधान के लिए, थोड़े दिन तक मामले को टाल देने के लिए, उसको ठंडा कर देने के लिए इस प्रकार का विधेयक ले आए। इसलिए जहां हम आज हमारी मजबूरी है, क्योंकि यह भी आवश्यक है, तमिलनाडु के साथ अन्याय होगा अगर यह विधेयक पास नहीं होगा। इसलिए तमिलनाडु के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम इस बिल का समर्थन करते हैं। वहीं सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, निंदा करना चाहते हैं सरकार की इस नीति के चलते, इनकी बदनीयती के चलते हम इनकी आलोचना करना चाहते हैं। और सरकार जब कंसिडरेशन के बाद इसका जवाब देगी तो उनसे हम उम्मीद करते हैं, श्री केसरी जी से उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट करें। हमको नहीं मालूम है उनके क्या विचार हैं और उनके सरकार के क्या विचार हैं। ये सदन में कोई आश्वासन देते हैं, उस पर अमल नहीं होता है, और दूसरे मंत्रालय के लोग कह देते हैं कि ये केसरी जी का आश्वासन है। मानो केसरी जी का आश्वासन सरकार का आश्वासन नहीं है। लगता है कि सरकार ने निकाल करके रख दिया है अलग अलग लोगों को कि आप कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ बोलते रहिए। उस बोली का लाभ हम उठाएंगे, लेकिन हकीकत में जब कुछ देने की बारी आएगी तो हम नहीं देंगे और उससे मुकर जाएंगे और कहेंगे कि केसरी जी की आदत है, इसी प्रकार की बात वो बोलते रहते हैं। तो मैं नहीं जानता हूं आपकी क्या स्थिति है उस सरकार में। आप मंत्री पद पर हैं जरूर, लेकिन आपकी बात कहां तक चलती है। और आपने भी तारीफ कर दी प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी की। तो इतना महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर बहस हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहीं उपस्थित भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनकी नीयत क्या है, किसी भी सवाल पर उनकी दृष्टि साफ नहीं है। हर सवाल पर वो मौन धारण किए रहते हैं, और अंत में जब जो कुछ भी होता है वोट के दृष्टि से आप जैसे लोगों को सामने खड़ा करके उसका वोट भी लेना चाहते हैं। तो इस स्थिति में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, और अगर नीति है तो वह बदनीयती से भरी हुई है। इसलिए जब जवाब दें तो इन तमाम बिंदुओं पर आप स्थिति स्पष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ इतना विरोध दर्ज करते हुए मैं इस विधेयक का जो मूल विधेयक है उसका मैं पूर्णतः समर्थन